नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में 16 मार्च 16 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर करें आप सभी लोग। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी लोग अपनी शॉर्ट नोट्स भी बना रहे होंगे, जैसा कि पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दी जाती है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो कोशिश क्या करिए कि डेली करंट अफेयर की आप लोग अपनी शॉर्ट नोट्स भी बनाइए, इससे आपको एग्जाम में जो है रिवीजन करने में काफी हेल्प करेगी। चलिए क्लास स्टार्ट करें। उसके पहले कहना चाहूंगी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए आते हैं अपनी क्लास पे और सबसे पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि भारत की किस शॉर्ट फिल्म ने ऑस्कर 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो देखिए अभी हाल ही में जो है ऑस्कर अवार्ड जो है दिया गया है 2023 का, और इसमें बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो मिली है भारत की, जिसको मिला है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार, वो मिला है द एलिफेंट विस्पर्स। ठीक है, आंसर सी जो है वो देखा जाए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। और ये देखिए 95वां पुरस्कार था, अवार्ड था, ठीक है, ऑस्कर अवार्ड। और इसमें जो भारत की एक फिल्म है जो कि एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसका नाम है द एलिफेंट विस्पर्स, ठीक है, इसने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में पुरस्कार जीता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस फिल्म के निर्माता की बात करें दोस्तों तो देखा जाए इस फिल्म को निर्माता जो है वो है कार्तिक, ठीक है, गोंसाल्वेस। और प्रोड्यूसर की बात करें तो गुनीत मोंगा जो है वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर है। ये फिल्म एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है, जो है 41 मिनट्स की है ये। और इसमें देखिए एक संबंध दिखाया गया है कि एक अनोखा छोटा सा हाथी है जिसका नाम है शिशु हाथी, रघु नाम है, और जो उसके केयर टेकर है यानी कि जो उसकी देखभाल करने वाले हैं उनके बीच में ये संबंध दिखाया गया। कोशिश करें इस मूवी को देखें, मैंने देखा, काफी अच्छी लगी मुझे ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी। आप भी देखिएगा, काफी अच्छा लगेगा आपको ये मूवी देख करके। तो इसमें रघु और इसमें एक छोटी सी और प्यारी सी अम्मू रहती है, उसके भी बारे में दिखाया गया है इस फिल्म में। बहुत ही प्यारी ये फिल्म है। और वही बात करें कि ये तीसरे नंबर की शॉर्ट फिल्म थी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला। इसके पहले देखा जाए 1969 में द हाउस ऑफ दैट आनंद बिल्ड, और दूसरा देखा जाए ठीक 10 साल बाद यानी कि 1979 में एंड एनकाउंटर विद फैसिस के जो नामित होने के बाद देखा जाए ये एलिफेंट विस्पर तीसरी फिल्म है जिसे नामित किया गया था। ठीक है, इस फिल्म में बेसिकली ध्यान रखिएगा जो तमिलनाडु का मधुमलाई नेशनल पार्क है, इस फिल्म को उसी में चित्रित किया गया है, यानी कि पूरी जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है उसी मधुमलाई नेशनल पार्क में बनाई गई। तो देखिए यहाँ से हमारे लिए एक और चीज मिल गई कि मधुमलाई जो आपका मधुमलाई नेशनल पार्क है ये किस स्टेट में स्थित है, जहां पे ये फिल्म चित्रित की गई थी, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा देखिए और भी इंपॉर्टेंट चीज है, फिल्म RRR का जो सॉन्ग था नाटू नाटू, ठीक है, उसको भी देखा जाए तो ये मूल गीत के लिए अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया इस फिल्म को 95 में ऑस्कर में, नाटू नाटू। ठीक है, इस गीत को यानी कि मोशन पिक्चर श्रेणी में दिया गया है सर्वश्रेष्ठ मूल गीत, ठीक है, ओरिजिनल सॉन्ग के लिए, मूल गीत के लिए अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिल्म की बात करें तो पिछले 2 दशक यानी कि RRR फिल्म पिछले 2 दशकों में अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली ये पहली भारतीय फिल्म है। ठीक है, और नाटू नाटू जो सॉन्ग है, ठीक है, ये ऑस्कर में नामांकित होने वाला पहला भारतीय गीत है, ध्यान रखिएगा, पहला ये भारतीय गीत भी है। इस गीत के जो संगीतकार है कौन है, MM किरावनी, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वही बात करें गीतकार कौन है, चंद्रबोस, इन्होंने मिल करके जो है इस पुरस्कार को लिया है। ठीक है, इस गीत की जो कोरियोग्राफी की गई थी वो प्रेम रचित के द्वारा की गई थी। ये सारी चीज आपके लिए एक एक लाइन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें 2009 की एक ब्रिटिश फिल्म है जिसका नाम है स्लम डॉग मिलेनियर, उसमें जो है AR रहमान द्वारा एक संगीतबद्ध और गीतकार जो थे गुलजार द्वारा एक लिखित जो गीत था जिसका नाम है जय हो, ठीक है, जय हो गीत को सर्वश्रेष्ठ जो मूल स्कोर और मूल गीत की श्रेणी में अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले हिंदी गीत बना था। ठीक है, तो 2008 में देखा जाए जो जय हो गीत थी स्लम डॉग मिलेनियर की, उसको किस श्रेणी में दिया गया था, तो सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर और मूल गीत श्रेणी में जो है ये पुरस्कार दिया गया था, और ये पुरस्कार प्राप्त करने वाला ये पहला हिंदी गीत बना था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट तो आपके लिए मूवी है। और हमने ये भी देखा कि मधुमलाई नेशनल पार्क भी चर्चा में रहा है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये स्टार कर लीजिए क्वेश्चन, इसके एक एक लाइन से अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। ठीक है,
चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि किस राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर किस राज्य में बनाया जा रहा है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर असम। दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में देखा जाए देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये उत्तराखंड में देखा जाए लगभग 900 किलोमीटर का, ध्यान रखिएगा, लगभग 900 किलोमीटर लंबा 4 धाम यात्रा मार्ग में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ठीक है, कितना किलोमीटर? ये 900 किलोमीटर लंबा होगा, जितना भी 4 धाम जो है, 4 धाम है उसकी यात्रा मार्ग में। यहाँ पे जो है 900 किलोमीटर में जो 4 धाम यात्रा मार्ग पर देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। सेम वही लाइन है। और यहाँ पे जो निजी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए हर 30 किलोमीटर पर, ध्यान रखिएगा, चार्जिंग पॉइंट भी बनाए जाएंगे। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ यात्री कॉरिडोर होगा तो इसमें जो भी ये चार्जिंग पॉइंट लगे होंगे ताकि चार्ज किया जा सके, और हर 30 किलोमीटर पे ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ पे और भी सुविधाएं हैं। सभी गेस्ट हाउस में भी चार्जिंग पॉइंट होंगी, उसकी भी सुविधा होगी। जो ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए स्थान भी चिन्हित किए गए हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर जो बन रहा है वो बन रहा है दोस्तों उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि अमेरिका का कौन सा सबसे बड़ा बैंक वित्तीय संस्थागत विफलता के कारण बंद हो गया है। तो ये कौन सा सबसे बड़ा बैंक था जो वित्तीय संस्थागत विफलता के कारण देखिए बंद हो गया। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। एक तरीके से अमेरिका की अर्थव्यवस्था यहाँ पे दिख रही है, और ये बैंक देखिए कौन सा है, सिलिकॉन वैली बैंक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन वैली बैंक, एसवी बैंक जो है ये बंद हो गया है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये कैलिफोर्निया जो स्टेट है, ठीक है, वहां पे ये स्थित है, यूएसए के सिलिकॉन वैली बैंक। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका का, ध्यान रखिएगा, 16वां सबसे बड़ा बैंक था। अभी हाल ही में देखा जाए कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, ठीक है, एंड इनोवेशन द्वारा इसको क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। ठीक है, बात करें जब 2008 की आर्थिक मंदी आई थी, जिसे हम सब प्राइम संकट कहते हैं, आर्थिक मंदी के दौरान देखा जाए तो वाशिंगटन म्यूचुअल और लोहमन ब्रदर्स के डूबने के बाद स्टार्टअप केंद्रित सभी जो है बड़ा अमेरिकी बैंक लैंडर एसवी बैंक के डूबने का सबसे बड़ा ये बैंकिंग संकट जो है माना जा रहा है। तो ये यहाँ पे कुछ जो बताई गई है बातें कि किस कारण से। अगर हम बात करें सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में, तो देखिए इसने क्या किया था, इसके पास डिपॉजिट था 2021 में कितना, 189 अरब डॉलर का इसके पास डिपॉजिट था। और इसने क्या किया था, इसी फंड से इसने देखा जाए पिछले कुछ दिनों में इसी फंड से इसने कुछ बॉन्ड खरीद लिए थे। 2 वर्षों में कुछ दौरान जो अरबों डॉलर के बॉन्ड खरीद लिए थे। लेकिन जो ये बॉन्ड खरीदे थे, जो इसका निवेश था, उस निवेश से इसको पर्याप्त क्या मिला, रिटर्न नहीं मिला, जिसकी वजह से ये डूब गया बैंक। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये भी न्यूज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह की जो है ये देखिए विश्व अर्थव्यवस्था पे भी एक तरीके से असर डालेगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था अगर डगमगाई रहेगी तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आर्थिक रूप से भारत में भी दिखाई देगा, भारत के व्यापार पे भी दिखाई देगा। तो एक तरीके से ये जो कैलिफोर्निया का सिलिकॉन वैली बैंक का डूब जाना अपने आप में एक बड़ी बात है, तो इसको भी चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हाल ही में चर्चा में रहा कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ठीक है, मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, हम देखेंगे क्यों चर्चा में है ये। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, जिन्हें आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर करें, जिन्हें आंसर नहीं पता है वो ध्यान से चीजों को देखते रहे। ठीक है, ये देखिए तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल है, उड़ीसा है। ठीक है, आंसर देते रहिए आप सभी लोग, मैं देख रही हूँ। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए है, तमिलनाडु में ये स्थित है कलक्कड़, ठीक है, मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व। आइए इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में स्थित है, और ये तमिलनाडु का पहला टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जो अगस्तमलाई बायोस्फीयर है वो देख लीजिएगा, उसी बायोस्फीयर रिजर्व का ये हिस्सा है। ठीक है, अगस्तमलाई बायोस्फीयर की बात किया जाए दोस्तों, तो IUCN, ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा भारत में पौधों की विविधता और स्थानिक के 5 केंद्रों में से एक ये माना जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, यहाँ पे IUCN के द्वारा, अगस्तमलाई टाइगर रिजर्व। अब हम बात करें अभी ये चर्चा में क्यों है भाई ये टाइगर रिजर्व, तो अभी देखिए तमिलनाडु के जो शोधकर्ता रहे हैं उन्होंने, ध्यान रखिएगा, कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व के बफर जोन में भारत में पहली बार एक दुर्लभ प्रजाति पाई है। ठीक है, उन्होंने पाया है यहाँ पे एक ऐसी दुर्लभ प्रजाति पाई, बहुत सालों से ये नहीं देखी गई थी। यहाँ पे देखा जाए इस प्रजाति को लगभग 127 साल पहले
देखा गया था, यानी कि 1893 में श्रीलंका में देखा गया था। और 127 साल के बाद पुनः जो है इस कलक्कड़ जो कि मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व में तमिलनाडु के शोधकर्ताओं ने जो इस बफर जोन में इस प्रजाति को फिर से देखा, जिस कारण से ये जो है चर्चा में रहा है। प्रजाति देखिए किस प्रजाति की है, ये जो कीट प्रजाति, इसका नाम क्या है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, माइमोसेमिया, ठीक है, सिलोनिका, माइमोसेमिया सिलोनिका, ये एक कीट प्रजाति है जो कि उप प्रजाति, ठीक है, अग्रिस्टन और नोगडुटेडे समूह से ये संबंधित है। तो ये कुछ देखे जो है इस प्रजाति के बारे में ध्यान रखिएगा। और बाकी आपके लिए देखिए दो हम लोगों ने देखा, मधुमलाई टाइगर रिजर्व, ठीक है, तमिलनाडु का, तमिलनाडु का दूसरा टाइगर रिजर्व हम पुनः पढ़ रहे हैं यहाँ पे, कौन सा है, कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे लिए बेसिकली ये चीज ध्यान रखिए। चलिए आप मुझे बताइए कि और भी कौन से टाइगर रिजर्व जो है वो तमिलनाडु में स्थित है, और आप मुझे इंपॉर्टेंट ये बताइए कि सबसे ज्यादा रामसर साइट वाला स्थल कौन सा है, ठीक है, कौन सा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा रामसर साइट्स है, और जो राज्य उसके नए रामसर साइट्स कौन बने हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। काफी बड़ी चीजें पूछ ली हूँ मुझे पता, लेकिन आप बता देंगे मुझे, ठीक है। चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि बहरीन में होने वाले अंतर संसदीय संघ में कौन भारत का प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है, या फिर कर रहा है। ये अंतर संसदीय संघ जो कि बहरीन में आयोजित किया जा रहा है, और संसदीय संघ है तो संसद से संबंधित है, संसद यानी कि लोकसभा राज्यसभा, तो यहाँ पे जो लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि ओम बिरला, इनके द्वारा जो है इस अंतर संसदीय संघ का भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष, आप स्क्रीन पे इनकी तस्वीर को देख सकते हैं, तो ये लोकसभा अध्यक्ष जिनका नाम है ओम बिरला, और इन्हीं के नेतृत्व में भारत का एक संसदीय प्रतिनिधि मंडल है जो कि किससे भाग ले रहा है दोस्तों, बहरीन में आयोजित किया गया अंतर संसदीय संघ की बैठक 146वीं बैठक, उसी में भाग ले रहा है, ठीक है। कौन इसका अध्यक्ष है, इससे पूरे प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन कर रहा है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। इसमें देखा जाए इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष जब इस बैठक में गए तो कुछ महत्वपूर्ण हस्तियों से मिले, जैसे कि इन्होंने जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, इन्होंने अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष डुआर्टे पेचुको और बहरीन के स्पीकर फौजिया जनरल से मुलाकात की, उनके आपसी हित और सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा किया, ठीक है। इस दौरान कुछ और भी चीजें हम देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि विदेश मंत्रालय और पुणे इंटरनेशनल सेंटर द्वारा 7वें एशिया आर्थिक संवाद का आयोजन कहाँ किया दोस्तों, कहाँ किया गया, पुणे में किया गया। तो क्या इंपॉर्टेंट है कि यहाँ जो 7वें एशिया आर्थिक संवाद का आयोजन कहाँ किया गया, पुणे में किया गया। वहीं देखिए भारत सरकार द्वारा 2 दिवसीय वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, कहाँ दोस्तों, नई दिल्ली में किया गया, ठीक है, नई दिल्ली में किया गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश की नौसेना के बीच अरब सागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया गया, ठीक है, किसके किसके बीच में किया गया, अरब सागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश की नौसेना के बीच में। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, तो इसके करेक्ट आंसर पे चले दोस्तों, ए है फ्रांस, ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच में किया गया। आइए देखते हैं, तो यहाँ पे भारतीय नौसेना के जो स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS शहादरी जहाज ने हाल ही में देखिएगा अरब सागर में फ्रांस की नौसेना के युद्धपोतों, ठीक है, मिस्ट्रल क्लास एम्फीबियस असॉल्ट शिप के FS, ठीक है, डिस्कम्यूट, और यहाँ पे अगर ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि लाफेट्स रेडी के पोत फ्रिगेट FS लाफेट के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये INS शहादरी, देखिए ये समुद्री अभ्यास हो रहा है भारत और फ्रांस के बीच में, कहाँ हो रहा है, अरब सागर में हो रहा है, जिसमें देखिए ध्यान रखिएगा किस जहाज ने भाग लिया, ये इंपॉर्टेंट है, तो INS शहादरी ने भाग लिया, ठीक है। 2 दिनों तक ये अभ्यास चला था, 10 से लेकर के 11 मार्च तक, और इस अभ्यास में जो है इस समुद्री साझेदारी अभ्यास में कई स्वदेशी जो गाइडेड मिसाइल समेत फ्रांस निर्मित हथियारों का भी प्रयोग किया गया था। ना सिर्फ भारत में जो कुछ हथियार बने थे, बल्कि जो फ्रांस में भी जो हथियार बनाए गए थे उनका भी जो है, जो हम लोगों ने फ्रांस से बने हथियारों का आयात किया, उनका भी इस अभ्यास के दौरान क्या किया गया, प्रयोग किया गया, ठीक है। कुछ और भी अभ्यास देखिए अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहे, जैसे कि भारतीय नौसेना का मुख्य परिचालन स्तर का अभ्यास, देखिए क्या नाम है, ट्रोपेक्स 2023, इस सप्ताह अरब सागर में शुरू हुआ। ध्यान रखिएगा ट्रोपेक्स का भी जो आयोजन किया जा रहा है वो अरब सागर में। यह जो अभ्यास है भारतीय महासागर क्षेत्र में 4 महीने के अंतराल के लिए आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। ट्रोपेक्स अभ्यास में लगभग 70 भारतीय नौसेना जहाज, 6 सबमरीन और 75 लड़ाकू विमान जो है वो शामिल हो रहे हैं, ठीक है।
चलिए हम बात करते हैं एक रिपोर्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके अक्सर प्रश्न पूछे गए, तो ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार यहीं से कर लीजिएगा कि हाल ही में जारी सिप्री रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे शीर्ष हथियार आयातक देश बना है। ठीक है, सिप्री रिपोर्ट है और कौन सा देश जो है दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश बना है, सबसे ज्यादा मतलब आयात को इंपोर्ट करने वाला, हथियार को इंपोर्ट करने वाला जो देश है वो कौन सा है दोस्तों। देखिए वो और कोई नहीं है, भारत है। ठीक है, सिप्री का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री, जिसने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया है और इस रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए अभी भी दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है, ये है भारत। ठीक है, भारत जो है ये सबसे बड़ा आयातक देश बना हुआ है अभी भी काफी सालों। यहाँ पे देखा जाए इस रिपोर्ट में ये बताया गया, देखिए तुलना किया गया 2013 से लेकर के 2017 और 2018 से 2022 के बीच भारत द्वारा हथियारों के आयात में लगभग कितने प्रतिशत की, देखिए बावजूद इसके भारत के आयात निर्यात में 11% की कमी आई है, बावजूद इसके भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा आयात जो है हथियार आयातक देश है। ठीक है, कितने कितने, अगर 2013 से 17 से बीच में लिया, 2018 से 22 के बीच में ये बात की गई है। रिपोर्ट में देखिए क्या बताया गया है कि अगर 2018 से 2022 के बीच में देखें कि सबसे ज्यादा हथियारों का आयात किस देश ने किया है, तो 5 सबसे बड़े जो आयातक देश है उसमें सबसे पहले नंबर पे तो भारत आता है, फिर सऊदी अरब आता है, फिर कतर आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया आता है, फिर चीन आता है। ठीक है, ये है। वहीं हम बात करें, इसमें कुछ और भी आंकड़े जारी किए गए। अगर हम बात करें वैश्विक हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी देखा जाए पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक रही थी, कितनी थी दोस्तों, 11% थी। सेकंड नंबर पे सऊदी अरब 9.6% थी, कतर की बात करें तो 6.4% थी, ऑस्ट्रेलिया की बात किया जाए तो 4.7% थी, चीन की बात किया जाए तो 4.7, दोनों इक्वल देखने को मिल रहा है। ठीक है, वहीं पे बात की जाए निर्यात यानी कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किसने किया है, अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा हथियारों को बेचने वाला देश कौन सा रहा है, देखिए तो इसमें जो 5 वर्षों में अमेरिका, ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ा सैन्य निर्यातक देश है। देखिए यही निर्यात भी कर रहे हैं हथियारों का और दुनिया में शांति फैलाने का भी काम यही दूत महाशय कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से एक तरफ भिड़ा दो और फिर दूसरी तरफ शांति दूत बन जाओ, है ना। अब इसका जो वैश्विक निर्यात में देखा जाए कितने हिस्सेदारी है, तो 40% जो है ये इसकी हिस्सेदारी है। इसके बाद देखा जाए रूस जो है ये सेकंड नंबर पे आता है निर्यात के मामले में, कितना दोस्तों 16%, फ्रांस 11%, चीन जो है 5.2% और जर्मनी की बात किया जाए तो 4.2% जो है ये स्थान आते हैं। प्रमुख जो है एक्सपोर्टर कंट्री जो रहे हैं हथियारों के वो है ये। तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे ज्यादा जो हथियार आयातक देश 5 से याद रखना है, भारत का बताना है कि भले उसने अपने इंपोर्ट में कमी की है बावजूद इसके भारत सबसे बड़ा दुनिया का हथियारों का आयातक देश है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की निम्न में से किस देश ने नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के तीसरे सत्र की मेजबानी की है। ठीक है, NPDRR के तीसरे सत्र की मेजबानी किसके द्वारा किया गया है दोस्तों, ये भारत के द्वारा किया गया है, माफ करिएगा करेक्ट आंसर सी है। ठीक है, भारत के द्वारा। आइए इसके बारे में बात करते हैं। चलिए बात करें भारत में देखा जाए तो नई दिल्ली में, ठीक है, ये तीसरा सत्र आयोजित किया गया नई दिल्ली में और क्या था, नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, और इसके तीसरे सत्र की मेजबानी भारत ने की। कहां पे आयोजन किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। इसमें देखा जाए 1200 से अधिक जो है विषय विशेषज्ञों, चिकित्सकों, शिक्षाविदों, प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेंडाई फ्रेमवर्क द्वारा, सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 में आया था। ठीक है, सेंडाई फ्रेमवर्क द्वारा दिए गए आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर 10 बिंदु एजेंडे के आधार पर आपदा जोखिम में कमी पर विभिन्न क्रॉस कटिंग मुद्दों पर विचार किए गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्न में से किसे भारत की सी चेंजेस क्लाइमेट की राजदूत नियुक्त किया गया, तो शी चेंजेस क्लाइमेट की राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, श्रेया घोड़ावत को। ठीक है, आइए इनके बारे में देखते हैं। तो ये जलवायु उद्यमी है श्रेया घोड़ावत और इनको देखा जाए तो ये शी चेंज क्लाइमेट के लिए इनको भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। जैसा कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के सम्मान में देखा जाए, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हम लोगों ने 8 मार्च को सेलिब्रेट किया है और उसी सम्मान में एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है जिसका नाम है, ठीक है, एम्ब्रेस इक्विटी नाम की एक विशेष पहल शुरू की गई है। पहल का लक्ष्य देखिए क्या है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में महिलाओं की आवाज को बढ़ाना। तो जिस तरीके से महिलाएं, ऐसी कुछ विशेष महिलाएं जिन्होंने जो है जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में कार्य किया
किया, उन्होंने कुछ अपना योगदान दिया गया, फिर जो वो कार्य कर रही है उसकी आवाज को बढ़ाने के लिए एक पहल चलाई गई है, एम्ब्रेस इक्विटी, और एक तरीके से इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए ये जो है ये पहल शुरू की गई। अभियान देखा जाए जलवायु परिवर्तन, इस अभियान का उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन में तेजी लाने के लिए महिलाओं की भूमिका को क्या करना? बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जलवायु उद्यमी है श्रेया घोड़ावत, और इन्हीं को जो है शी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। ठीक है, चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में कब नदियों के लिए कार्यवाही का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया है नदियों के लिए कार्यवाही का। कब मनाया गया दोस्तों? 14 मार्च को मनाया गया। ठीक है, 14 मार्च को मनाया गया। इसके बारे में बात करते हैं। तो नदियों के अस्तित्व को बचाने के लिए, ठीक है, नदियों का जो अस्तित्व है उसको बचाने के लिए, और साथ ही साथ लोगों को नदियों के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल जो है 14 मार्च को नदियों के लिए कार्यवाही का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स मनाया जाता है। इस वर्ष बात करें तो ये जो दिवस मनाया गया था ये 26वां अंतरराष्ट्रीय दिवस था। थीम की बात किया जाए यानी कि विषय की बात किया जाए तो क्या है? नदियों का अधिकार है, जो नदियों को राष्ट्रीय खजाने के रूप में नामित करने का आह्वान करता है। ठीक है, ये थीम थी। अगर हम देखें इस दिन को मनाने का उद्देश्य समर्पित, तो नदियों को बचाना है, उसको मनाना है, और ठीक है जागरूकता पैदा करने, बचाने के लिए, उसको सहेजने के लिए, उसको जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। यह दिन देखा जाए साफ पानी की असमान पहुंच, ठीक है, सभी लोगों को साफ पानी मिले, और मानवीय गतिविधियों के कारण जो होने वाले प्रदूषण पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता है। तो ध्यान रखिएगा एक तरीके से हर किसी को साफ पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो हर किसी को साफ पानी मिले। दूसरा, जो मानवीय गतिविधियां हो रही हैं उसकी वजह से जो पर्यावरण का प्रदूषण हो रहा है, पानी का प्रदूषित हो रहा है, इन सब के प्रति लोगों को क्या करना? सबका ध्यान केंद्रित करना, लोगों को जागरूक करना, और इस चीज को कम से कम किया जाए इसके प्रति लोगों से आह्वान करना। इस दिन की बात करें यानी कि नदियों के लिए कार्यवाही का पहला अंतरराष्ट्रीय दिवस जो मनाया गया था वो मार्च 1997 में मनाया गया था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये था आज का हमारा 10 MCQ दोस्तों। अब बात करेंगे किसके बारे में? फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा पहला है कि केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा की है दोस्तों। कितनी की है? 10% की है। वही बात करें संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश है कौन? अफगानिस्तान। हाल ही में देखा जाए तो भूमंजो उत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? सिक्किम में किया गया। एक रिपोर्ट आई थी हाल ही में, एक आंकड़ा जारी किया गया है, और उसमें भूस्खलन सूचकांक में जो शीर्ष पे रहा है कौन? टिहरी और रुद्रप्रयाग, जो कि उत्तराखंड का है। और आज का हमारा लास्ट फैक्ट्स ऑफ द डे है कि किसानों के वित्त पोषण के लिए केंद्रीय भंडारण निगम के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया। किसने किया? पंजाब नेशनल बैंक ने किया। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद है मैंने बहुत थोड़ा सा कम समय में चीजों को करने की कोशिश किया, क्योंकि बहुत से लोगों का था कि मैम थोड़ा सा टाइम कम करें, तो मैं कोशिश करी थोड़ा सा कम समय में ज्यादा चीजें आपको प्रोवाइड किया जाए। क्वालिटी से आपसे कोई समझौता नहीं हुआ, चीजें प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। बाकी डेली करंट अफेयर्स की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए डाउनलोड करिए और लग जाइए प्रिपरेशन में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।